नमस्कार दोस्तों। हर धांधली और घोटाले में आरएसएस, बीजेपी और गुजरात कनेक्शन क्यों मिलता है? क्या एनडीए में अब धीरे धीरे वो डर खत्म हो गया है और अब लोग जवाब देने लग गए हैं? और क्या अब जनता नरेंद्र मोदी से इतना नाराज है कि उन्हें कड़े तेवर दिखाने लगी है? और क्या राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस सत्र में, लोकसभा के सत्र में मोदी को तो घेरना ही? जी हां, कमोबेश यही सारी चीजें। आज मैं जब आपसे यह बात कर रहा हूं कि क्या बीजेपी, आरएसएस और यही कनेक्शन है हर धांधली में, हर गड़बड़ी में, हर पेपर लीक में, तो जवाब हां में आता है। इसके पीछे वजह है। आप याद करिए कि इस देश में पिछले 5 साल के दौरान जो 45 पेपर लीक हुए हैं, तमाम भर्ती परीक्षाओं के, तमाम और अभी हाल के दिनों में नीट का जो पेपर लीक हुआ, और जिस तरीके से उसे छिपाया जाता रहा, बचाया जाता रहा, और उसको भी, इस धांधली को कहा गया नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। खुद मंत्री ने कहा, जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान, उन्होंने कहा, और उनके साथ जयंत चौधरी भी बैठे थे, तो बार बार यह नकार रहे थे और 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में फंसा। राहुल गांधी ने पहले ही दिन कह दिया था, प्रियंका गांधी ने कहा था कि यह पेपर लीक बहुत बड़ा घोटाला है और यह जिस तरीके से हुआ है, यह साजिश हुई है, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की साजिश हुई। राहुल गांधी ने यह भी मसला उठाया था कि इस देश की तमाम शिक्षण संस्थाओं में जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के लोग भरे जा रहे हैं, उनके लोगों को लगातार किया जा रहा है, उनको कब्जा कराया जा रहा है, इससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है और युवाओं को गलत दिशा में डाला जा रहा है। गलत इतिहास, भूगोल पढ़ाया जा रहा है और उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चल रही है और ये सारी बातें सच साबित हुई है। और ये सारी बातें जब सच साबित होती हैं तो निश्चित रूप से सवाल होते हैं। तो नीट का पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद में जब कोर्ट गए, कांग्रेस के लोग भी गए और जाकर के उन्होंने कहा, तो कोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सिर्फ ग्रेस मार्क दिए गए। और उसके पीछे कहा कि चूंकि कई किताबें चल रही थी, इस कारण दे दिए गए। लेकिन जब और तथ्य प्रस्तुत किए गए, उसके साथ में तमाम चीजें आई, सामने आई, तो उसके बाद कोर्ट को यह मानना पड़ा कि गड़बड़ हुई। तो पहले तो उसने ग्रेस मार्क वालों को रोका, उसके बाद में और दूसरी चीजें आई। जब कड़ा रुख आया, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ उस पर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कांग्रेस लड़ने से पीछे नहीं हटी। राहुल गांधी ने कहा, इसको हमें लड़ना है, इंसाफ दिलाना है बच्चों को। इसके पहले आपको याद होगा, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी आ रहे थे, तो वाराणसी में पेपर लीक की बात आई थी सामने, और तब राहुल गांधी ने उठाना शुरू किया था और मुरादाबाद उनके पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसी तरीके से और तमाम परीक्षाओं में धांधली हुई, उन्हें रद्द किया गया और सब कुछ किया गया। बहरहाल इन सब के कारण बहुत से बच्चों ने आत्महत्याएं कर दी। क्या वो वापस आ जाएंगे? बहुत से बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया, क्या वो वापस आ जाएगा? और बहुत सारे संकट खड़े। जो पुलिस भर्ती परीक्षा यूपी में हुई थी, उसका जो पूरा खेल रचा गया था, गुजरात से रचा गया था। इसके कनेक्शन पकड़ में आया और किस तरीके से गुजरात की उस एजेंसी को दिया गया था सारी परीक्षा कराने का ठेका, और परीक्षा कराने का देश के तमाम जगह पे ठेका उसी तरह की गुजरात की एजेंसियों को दिया जाता है। चाहे वो चंडीगढ़ में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, या चाहे
मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो और सभी जगह। और इसी का नतीजा है कि तमाम जगह पेपर लीक होते हैं। इसको रोकने के लिए राहुल गांधी ने अपने इस बार के घोषणा पत्र में शामिल किया था कि जो यह व्यवस्था है इसे हम बदलेंगे और पूर्ण पारदर्शी और ऐसी व्यवस्था करेंगे जहां गड़बड़ हो ही ना सके। और ये जो बाहर की एजेंसियों को काम दिया जाता है यह काम बंद करेंगे, इसके लिए पक्की एक व्यवस्था की जाएगी। बस यही तो घबराहट थी कि इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो कैसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जीतेंगे, बनेंगे और कुर्सियां पाएंगे। जिस तरह से धांधली हुई वो सबके सामने है, उसे बार बार नहीं बताऊंगा। अब इसके आगे बताता हूं कि क्यों धांधली हुई। आप देखिए, नीट का एनटीए का जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है प्रोफेसर प्रदीप जोशी। ये प्रदीप जोशी कौन? मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला है और इत्तेफाक से जिस शहर का मैं नेटिव हूं, पैदा हुआ हूं, उस कानपुर शहर में वो पला बड़ा है। उसके पिता वहीं पर बैंक में थे और वो आरएसएस की शाखाओं से निकला व्यक्ति है। आरएसएस की शाखा का व्यक्ति था, एबीवीपी का पदाधिकारी रहा और उसके बाद में आरएसएस की सिफारिश पर उसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष लगाया गया। उसे छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष लगाया गया आरएसएस के उस पर। और फिर जब नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे आईएएस बनाने वाली जो संस्था है उस यूपीएससी का चेयरमैन लगाया और पहली बार यूपीएससी एक बार विवाद में आई, वो प्रदीप जोशी के समय में। और उसके बाद उस विवादित व्यक्ति को अब एनटीए का लगा दिया गया। आखिर ये इतना चहेता क्यों? क्योंकि ये वही करता है और करवाता है जो साहेब चाहते, बस इसलिए। तो ये कनेक्शन है और इस कनेक्शन को समझना पड़ेगा। इसके बाद में इसमें जो पकड़े जाते हैं तमाम सारी, उनमें वो बीजेपी के सदस्य निकलते हैं। वो निकलते हैं कहीं ना कहीं, किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं, किसी के कहीं के हैं, किसी कोई है। तो पेपर लीक कराने वाले, पेपर जो है बेचने वाले और तमाम तरह के धंधे कराने वाले, ठेके लेने वाले, सब उन्हीं के निकलते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये खेल क्या चल रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि ये बच्चों के भविष्य का मुद्दा है और इसे हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे। इसमें एक एक को खोज के कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से लेके सारी चीज पारदर्शी होनी चाहिए और इसको लेकर हम संसद में कड़े तेवर के साथ खड़े होंगे, लड़ेंगे इसको लेकर। तो अब मजबूत विपक्ष है तो उसका फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बात कही। आज मजबूत होने का एक फायदा मिल रहा है और वह फायदा यही नहीं मिल रहा है, राजनीतिक रूप से मिल रहा है। नरेंद्र मोदी हिले हुए हैं, उनका एनडीए हिला हुआ है और तमाम सारी चीजें। इसका घटना देखने को हमें मिली कि नरेंद्र मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में जो है रोड शो कर रहे थे और उस दौरान किसी ने उनके काफिले पर चप्पल फेंकी। मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन यह भी दिखाता है कि लोग उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि अब हम आपको पसंद नहीं करते हैं। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार यह घटना होती कि नरेंद्र मोदी की कार पर चप्पल फेंका जाता है, यानी उन्हें अब चप्पल दिखाया जा रहा है। तब आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति में जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो उन्होंने खौफ का माहौल बना रखा था, डर का माहौल बना रखा था, वो अब खत्म हो गया है। अब लोग जवाब देने लगे। वहीं इसके जवाब यही नहीं, सब जगह मिलने लगे। महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद यह स्थिति है कि जहां का हापुस आम मशहूर है, वहां पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी जो शिवसेना है, यानी शिंदे की शिवसेना, उसके नेतागण
रत्नागिरी में बोर्ड लगवाते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इनको जवाब दिया जाएगा। यानी वो जवाब देने की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाजपा को कैसे जवाब दिया जाएगा। तो आप इससे समझ लीजिए कि भाजपा को अब जवाब दिया जाना है और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और एनडीए गठबंधन के जो हिस्से हैं उसके तमाम नेता हैं और वो मंत्री, वो इस एनडीए सरकार के महाराष्ट्र में मंत्री हैं और वो और उनके भाई के पोस्टर लगे और उसमें कहा गया कि जवाब दिया जाएगा। और वो कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए, कार्यालय में लगाए। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये संदेश दिए जा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ अजीत पवार गुट भी अपने अब जो है वो दिखाने लगा है। उसका भी गुस्सा लगातार धीरे धीरे सामने आ रहा है। उधर जो उद्धव ठाकरे हैं वो कह चुके हैं कि जिन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है उनको क्या करना है यह अब आप सबको सोचना है। मैं तो उनके बारे में सोच नहीं सकता हूं कि कभी उनके साथ जाऊंगा, लेकिन आप उसका जवाब कैसे देंगे यह आपको सोचना है। तो ये बड़ी चीजें हैं कि इस तरह से अब खुल के लोग बोलने लगे, खुल के बातें सामने आने लगी। उससे घबराहट हो रही, डर पैदा हो रहा है। और वही डर है जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी नजर आ रहा है, उनकी पार्टी में नजर आ रहा है कि राहुल गांधी ने एक हुंकार भरी और वो घबरा गए। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जो आप मोदी से कहलवाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, आप बताइए, मैं करा दूं। निश्चित रूप से वो जब हमलावर होते हैं तो गांधी परिवार ही एक ऐसा है जिसकी हुंकार से वो डर जाते हैं। ये चीजें सारी सामने आ रही और आने वाले वक्त में संसद के अंदर बड़ा शानदार माहौल देखने को मिलेगा। जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ने वाला नेता आपको दिखाई देगा, पूरा विपक्ष दिखाई देगा, क्योंकि अब ये वो साधारण विपक्ष नहीं है जो एक कोने में सिमट गया। अब बहुत ताकतवर विपक्ष, कड़ी टक्कर देने वाला विपक्ष। तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जब यह स्थितियां होती हैं, सारे माहौल इस तरह से होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो आखिरी हथियार है वो नफरत का हथियार है। और वो नफरत के हथियार वहीं इस्तेमाल होते हैं जहां चुनाव होते हैं या कुछ होते हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं कुछ सीटों पे। निश्चित रूप से नफरत का माहौल पनपाएंगे नहीं तो चुनाव कैसे जीतेंगे। इसलिए क्या होता, उत्तर प्रदेश का एक वीडियो जो उत्तर प्रदेश का है आइडेंटिफाई हो गया, उसके बावजूद उसे स्प्लिट करते हैं हिमाचल में, नाहन में, और फिर ये कह के वहां की मुसलमान की दुकानों पे हमला कर देते हैं बीजेपी के लोग और जय श्री राम का नारा लगाते हुए उस पर हमला कर देते हैं, दुकान को का सामान बाहर फेंकते हैं। पुलिस मूक दर्शक सी बनी रह जाती है। मुझे बड़ी अचंभित स्थिति है, पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रह गई? उसने तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की? तो बताया गया कि इसलिए एकदम से कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि यदि कार्रवाई कर देते, यही वो चाहते थे, तो उससे ये नफरत के माहौल को और पनपा देते और उसका नतीजा ये होता कि तत्काल वहां पर पूरी एक नफरत की पूरी वो बिछ जाती और हमले तेज हो जाते। यह काम वहां पर जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष। वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, हारने के बाद में उनकी अपनी सीट जो है बदल गई और उन्हें मजबूरी में दूसरी सीट नाहन का चयन करना पड़ा। तो वो लगातार वहां पर इसी तरह का धंधा चला रहे। वो मिस्टर बिंदल है, डॉक्टर बिंदल है, और वो लगातार इसी तरीके से, क्योंकि बनियों का जो इलाका है वो सब गाय गौ मूत्र और इसी तरह की चीजों में फंसे हुए हैं और वो इस साजिश के हिस्सेदार। तो ये साजिशें पनपाई जा रही। जब यह किया जा रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंदी साजिश रचती। और ये साजिश एक जगह नहीं रची जा रही, ये कर्नाटक में भी कोशिश की जा रही है,
ये दूसरे और राज्यों में भी कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ में अकबर नगर को जिस तरीके से ढाया गया, जैसे पूरे लखनऊ में सिर्फ अकबर नगर ही अतिक्रमण करके बनाया गया। जो घर बने थे सबने वहां जमीनें खरीदी थी, उस जमीन में बने थे। वहां पर नक्शे को लेकर के और सारी चीजों को लेकर के सवाल खड़ा था। तो आप नक्शे को लेकर के कहते, लोग नोटिस देते, वो उसको सुधार के आपको देते। घर सबके गिराने की क्या जरूरत? तब तो आपने प्लानिंग नहीं करी। हजारों हजार घर बन गए, तब आपने नहीं कुछ किया। अब बने हुए घर गिरा के लोगों को बेघर करके, और ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उस अकबर नगर में हिंदू समुदाय के भी लोग थे, लेकिन मुस्लिम्स नजर आ जाते हैं कपड़ों से, जिनको नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है, इसलिए उन पर हमला किया जाता है, उन्हें शिकार बनाया जाता है। तो यह धंधा चल रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद अब मुद्दों से भटकने की बजाय उनको लेके लड़ने की जरूरत है और उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, और वही की जा रही है। और उस दिशा में कैसे कदम उठाना है, कैसे कार्रवाई करनी है, और यह संदेश भी देना है कि हम ना अपराधी को छोड़ेंगे, ना हम ऐसा करेंगे कि लोगों की भावनाएं भड़कें और आप उसका लाभ उठा लें। तो लाभ उठाने का मौका नहीं देंगे, आपकी पिच पर नहीं आएंगे। तो इस रणनीति से अब सब कार्रवाई होगी, यह फैसला लिया गया। क्योंकि जब जांच होगी तो सारे दोषी जो हैं वो भाजपा और आरएसएस के ही लोग होंगे, एबीवीपी के ही लोग होंगे। और ये हम बार बार देख रहे हैं, ये लोग कैसी साजिशें रच के कैसे कराते। तो अब इनकी धांधलियों के खुलासे होंगे, उन पर सवाल भी होंगे, उन पे बहस भी होगी और उन पर लड़ाई भी होगी। जी हां, अब सड़क से लेकर संसद तक लड़ने की प्लानिंग राहुल गांधी ने तैयार की है। उसी प्लानिंग के तहत अब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस घिरी हुई नजर आती है, इसीलिए नरेंद्र मोदी डरे हुए नजर आते हैं। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये सरकार डामाडोल है और ये सरकार कभी भी इस स्थिति में आ सकती है कि एक झटके में ताश के पत्ते की तरह ढह जाए। यह बात नरेंद्र मोदी खुद समझ रहे हैं, इसीलिए घबराए हुए। जय